आइए, काफ़ी अंतराल के बाद आज तबीयत कुछ ठीक रहा, क्योंकि आँख में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो कुछ अंतराल से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा था। और इस बीच बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए, सबों ने मैसेज भी किया कि सर डिटर्मिनेंट बता दिया जाए। डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि पिछला जो क्लास खुला था उस समय मैट्रिक्स शायद बताए थे, कुछ बाकी रहा था मैट्रिक्स में, लेकिन मैट्रिक्स बताए थे और कुछ हमारे बच्चों का प्रस्ताव आया कि सर डिटर्मिनेंट शुरू किया जाए। तो आज हमारा डिटर्मिनेंट का ये पहला क्लास होगा। जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो ये ध्यान रखें कि डिटर्मिनेंट अलजेब्रा, बहुत सारे मैथमेटिक्स के पोर्शन होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यानी इस तरीके से अगर देखें तो हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में जब आगे बढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स के हजारों पार्ट्स हैं जिन पर गहन अध्ययन किया जा सकता है। और उसी कड़ी में अलजेब्रा का एक पार्ट आता है हमारा डिटर्मिनेंट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें साइंस के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट की सहायता से किया जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जुगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि सह समीकरण के निकाय को, यानी कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस डिटर्मिनेंट का आविष्कार हुआ था। तो आज हम उस सह समीकरण को कैसे डिटर्मिनेंट में बदलते हैं इस पर विचार करेंगे, और तब आगे डिटर्मिनेंट का हम डिफिनीशन देखेंगे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज जानेंगे, डिटर्मिनेंट के बहुत सारे इनपुट्स आउटपुट्स का रिजल्ट जो है हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि the determinant is most valuable branch of algebra. Determinant is that most valuable. Determinant is that most valuable branch of algebra in which many problems of mathematics as well as the determinant is that most valuable branch of algebra in which many problems of mathematics as well as many problems of science as well as many problems of science. Determinant is that most valuable branch of algebra in which many problems of mathematics as well as many problems of science
be solved easily। गणित के विभिन्न समस्याओं साथ ही साथ साइंस के भी विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त किया जाता है ना, या समाधान प्राप्त होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि डिटर्मिनेंट has been developed, determinant has been developed to solve, determinant has been developed to solve system of simultaneous equation also। Determinant has been developed to solve system of simultaneous equation also। तो simultaneous equation सह समीकरण या समघातीय समीकरण, या इसको हम लोग जुगपत समीकरण भी कहते हैं। सह समीकरण या समघातीय समीकरण या जुगपत समीकरण भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम कहते हैं। तो समघातीय समीकरण का मतलब कि इसमें अगर 1 2 3 चर हैं तो वो तीनों चरों का घात समान हो, है ना। अगर x है तो x का घात 1 है तो y भी का भी घात 1 हो, z का भी घात 1 हो। अगर x का घात 2 है तो y का भी 2 हो और z का भी 2 हो। इस तरीके से कि उस समीकरण में जितने भी वेरिएबल हो उन सभी वेरिएबल्स का अगर घात 1 समान हो तो वैसे समीकरण निकाय को समघातीय समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। तो हम अब यहाँ पर कंसीडर करते हैं कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन पर। लेट अस कंसीडर अब हम लोग विचार करते हैं कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन पर। लेट अस कंसीडर the simultaneous equation let us consider the simultaneous equations of two variables, simultaneous equations of two variables x and y। अब हम लोग x और y के दो चर x और y के रूप वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन पर विचार करते हैं। लेट अस कंसीडर द साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। अब हम लोग x और y, दो चर x और y के साइमल्टेनियस इक्वेशन पर विचार करते हैं। अब कौन कौन सा वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है देखो। लेट a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन एक साथ हमने लिखा और दोनों को एक सिस्टम नाम दिया, समीकरण निकाल के दोनों मिल करके एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाता है। अब हम लोग इसको
अगर देखते हैं तो इक्वेशन 1 a1x इक्वल टू b1y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a1x इक्वल टू माइनस b1y, a1x इक्वल टू माइनस b1y। सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं a2x इक्वल टू माइनस b2y। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। तो ये इक्वेशन 1 और 2 से हमको जो रिजल्ट मिला है ना, अब इसको अगर हम 3 और 4 के रूप में दे दें, इसको क्या दे दें 3 और इसको कर दें 4, तो समीकरण 1 को आगे बढ़ाए तो 3 मिला और इक्वेशन 2 को आगे बढ़ाए तो 4 मिला। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम हम लोग को कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करना इक्वेशन जानते हैं, जिसमें हम लोग गुना भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसका जहाँ जरूरत होता है उसका उपयोग हम आसानी से करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं डिवाइडिंग 3 बाई 4, समीकरण 3 में 4 से भाग देते हैं, तो इक्वेशन 3 में 4 से भाग देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4। तो जब 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a1x बाई a2x इक्वल टू b1y बाई b2y, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर यहाँ y से y कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो हमको देखो क्या बच गया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। अब जो है हम लोग एकदम सिंपल अपना मिडिल स्कूल के स्टेज की बात याद करें तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कौणिक गुणा कर सकते हैं। तो कौणिक गुणा अगर करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम पाते हैं कि a1 b2 इक्वल टू a2 b1, a1 b2 इक्वल टू a2 b1 which can also be written as, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। देखो हमने इस तरीके से आपके सामने डिटर्मिनेंट को प्रस्तुत किया कि जो बच्चे अगर मैट्रिक्स नहीं भी पढ़े हैं, क्योंकि हमारे 12 के सिलेबस में या आजकल जो पढ़ाने की पद्धति हो गई है उसके अनुसार से पहले मैट्रिक्स दिया जाता है फिर डिटर्मिनेंट दिया जाता है। तो मैंने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है उस इस्तेमाल से अगर आप मैट्रिक्स नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप इस डिटर्मिनेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो देखो हमने यहाँ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिया, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का नाम दिया सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 माना, इक्वेशन 1 से ये रिजल्ट हुआ, इक्वेशन 2 से ये रिजल्ट हुआ। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आया और ये इस रिजल्ट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज अगर करते हैं तो हमारे सामने ये आ जाता है। और यह जो आता है यह एक एक्सपेंशन है इक्वल टू 0 in which जिसमें in which the expansion a1 b2 minus a2 b1, in which the expansion a1 b2 minus a2 b1 can be written as, अब इसको हम एक अलग रूप में हम लिख सकते हैं
कैन बी रिटन एज A1 B1 A2 B2, है ना। इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, या एक एक्सपेंशन A1 B2 माइनस A2 B1 है, इसको सजाने का ये जो तरीका हो गया, इस तरीके से भी हम इस एक्सपेंशन को व्यक्त कर सकते हैं, which is known as determinant. It is known as determinant of order 2, which is known as determinant of order 2, या which is called the determinant of second order. Determinant of order 2 या second order, determinant of second order. देखिए आप कि कैसे हमने इसको निकाला और सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के रूप में ये हमारे पास आ गया। तो अब हम आगे देखते हैं, which is known as determinant of order 2 or second order. And is determinant of second order containing 4 elements, या containing 2 into 2 equal to 4 elements, A1 A2 B1 and B2, है ना। Arranged in row and कॉलम शेप, जिसे रो और कॉलम के शेप में अरेंज किया गया है ना। वेयर ये है हमारा A1 A2 B1 B2। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो हमारा लाइन बन रहा है हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल में 2 एलिमेंट है ना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कहलाता है यह रो कहलाता है, और यह पहला लाइन है, इसलिए इसको रो फर्स्ट है। और इसको डिनोट करते हैं R1 से। कैसे डिनोट करते हैं? R1 से डिनोट करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन भी इन 4 एलिमेंट को सजाने में काम कर रहा है। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको हम लोग कहते हैं क्या? रो सेकंड, है ना। रो सेकंड दूसरा रो, और इसको डिनोट करने का तरीका है R2। ठीक है। अब इस सजावट में 4 एलिमेंट को हम सजा दिए, तो 4 एलिमेंट को सजाने का 2 रो मिला, और फिर इसी 4 रो को जब हम सजाते हैं, 4 एलिमेंट को सजाते हैं, तो हमको 2 कॉलम मिलता है ना। ये जो एलिमेंट जिस लाइन में है, यहाँ पर 2 हमको उदग्र रेखा की तरफ लाइन मिलता है, और यह कहलाता है कॉलम फर्स्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं C1 से। और ये जो दूसरा है यह कहलाता है कॉलम सेकंड, जिसको हम डिनोट करते हैं C2 से। देखिए कि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करते हुए जिस पोजीशन पर हम पहुंचे
उस पोजीशन के अनुसार हमको एक एक्सपेंशन मिला a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। इसको सजाने का यह एक तरीका होता है और उस एक्सपेंशन में हमको 4 एलिमेंट मिले हैं a1 a2 b1 b2 और उन चारों एलिमेंट को जो हमने सजाया वह 2 रो में सजाया, यानी कि क्षैतिज रेखा में 2 रेखा लिए, उदग्र रेखा की तरफ 2 रेखा लिए, तो क्षैतिज लाइन में और उदग्र लाइन में यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको सजाए, 2 वर्टिकल लाइन में सजाए। तो इस तरीके से ये जो हमारा एक्सपेंशन है जिसको इस रूप में हम सजाते हैं यही हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर कहलाता है। और वो जो 2 रो और 2 कॉलम मिला है, पहला रो को R1 लिखते हैं और दूसरा रो को R2 लिखते हैं। उसी तरीके से पहला कॉलम को C1 लिखते हैं और दूसरा कॉलम को C2 लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ठीक से लिखिएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें हमने देखा कि एक्सपेंशन a1 b2 माइनस a2 b1 या जो एक्सपेंशन आया इज कॉल्ड expansion of the determinant of second order. Expansion is known as expansion of the determinant of second order। किस डिटर्मिनेंट का? तो यह जो डिटर्मिनेंट है हमारा a1 b2 a1 a2 और b1 b2, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन, ये जो है एक्सपेंशन a1 b2 माइनस a2 b1, इस डिटर्मिनेंट का यह एक्सपेंशन हो गया। अगर इसी डिटर्मिनेंट की जगह पर हमारा कोई दूसरा एलिमेंट रहे, मान लीजिए 5 रहे, यहाँ 2 रहे, है ना, यहाँ 3 रहे, यहाँ 3 रहे, है ना, तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे? इसकी भांति यहाँ क्या है, पहले a1 b2 है, तो a1 के जगह पर 5 है, b2 के जगह पर 3 है, तो 5 into 3 माइनस, अब क्या है a2 b1 है, a2 के जगह पर क्या है 3 है, a2 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 2 है और b1 के जगह पर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 into 3, तो यह हो गया 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। और यह जो रिजल्ट आएगा यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहलाता है ना। ठीक है, देख रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट को ऐसे ही तोड़ने का हमारा प्रावधान यहाँ नियम है ना। अब आइए ये एक छोटा एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं हल्का समझने के लिए, आगे बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए इस एक्सपेंशन में 2 टर्म है, एक है a1 b2 एंड दूसरा है a2 b1। a1 b2 एंड a2 b1 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। ये जो टर्म आते हैं एक्सपेंशन में वो a1 b2 और a2 b1 है ना। और ये 4 जो एलिमेंट हैं, ये 4 एलिमेंट दिखने को है हमारे पास a1 a2 b1 b2 एंड a1 a2 b1 b2 are called the एलिमेंट्स। सब लोग जानते हैं, सिंपल भाषा है एलिमेंट्स, और उसी एलिमेंट्स से इस डिटर्मिनेंट का निर्माण हुआ है।
तो निर्माण हुआ है यानी कंस्टिट्यूट हुआ है, तो इसलिए इनको एलिमेंट नहीं करके थोड़ा सा परिमार्जित भाषा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो कंस्टिट्यूएंट्स लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? कंस्टिट्यूएंट, है ना, आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और constituents of determinant। ठीक है, A1, A2, B1, B2 ये सभी जो है डिटर्मिनेंट के कंस्टिट्यूएंट कहलाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाते हैं, है ना। अब जो है ये जो हमारा फॉर्म आया उस एक्सपेंशन से, इस फॉर्म को हमने कहा कि इसको एक डिटर्मिनेंट का संज्ञा दिया जाता है, डिटर्मिनेंट का नाम दिया जाता है, तो उसको किसी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। सच determinant, such determinant be denoted by डेल्टा और डी। ऐसे डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है, डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है ना। अब जो है हमने देखा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, हमारे सामने क्या है? दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमको एक जो शेप प्राप्त हुआ वो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया, है ना। तो हमने देखा कि पहले ही आपको हमने समझा दिया कि सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो ये शेप दिया है उसमें 2 रो और 2 कॉलम होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर हैविंग 2 rows and 2 columns। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हमारे सामने 2 रो और 2 कॉलम्स होते हैं। तो अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो मेरा एक्सपेंशन था A1 B2 माइनस A2 B1, इस एक्सपेंशन को हम लोग इस तरीके से भी व्यक्त करते हैं जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाता है, और इसमें 2 रो और 2 कॉलम होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, है ना, एज R1 एंड R2। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो एज R1 एंड R2। और उसी तरीके से देखो यहाँ पर बताए हैं, और ये हो गया वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड columns as C1 and C2। हॉरिजॉन्टल लाइन को है जो हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, जिसको क्रमशः C1 और C2 लिखा जाता है। अब देखो, अब ये 4 एलिमेंट हैं,
और ये 4 एलिमेंट को जब सजाएंगे 2 रो और 2 कॉलम में तो एक स्क्वायर शेप मिलेगा, वर्गाकार शेप मिलेगा। तो जब वर्ग होगा तो उस वर्ग में विकर्ण भी होता है, डायगोनल भी होता है। तो देखो एक डायगोनल ये है, देख रहे हैं ना, एक हमारे पास ये डायगोनल है और दूसरा हमारे पास एक डायगोनल है ना। तो देख रहे हैं ये जो ब्लू रंग से जो हमने डायगोनल दिया है, चिन्ह लगाया है, इस डायगोनल का नाम हम लोग देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण, है ना। और ये जो ब्लैक रंग से हमने दिया है ना, ये जो डायगोनल हमने दिया, इस डायगोनल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। SECONDARY, सेकेंडरी डायगोनल, द्वितीयक विकर्ण। तो इस वर्गाकार शेप में, स्क्वायर शेप में 2 डायगोनल भी हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल और ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल। तो जो हमारा एक्सपेंशन है A1 B2 माइनस A2 B1, तो A1 और B2, A1 B2 किस पर है? प्रिंसिपल डायगोनल पर है। और A2 B1 किस पर है? सेकेंडरी डायगोनल पर है। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, यही तो डिटर्मिनेंट का मान होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट में से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट को घटाने पर सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान प्राप्त हो जाता है ना। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, product of the elements of principal diagonal, है ना। product of the elements of principal diagonal माइनस ये देखिए यहाँ पर हम भाषा ज्यादा नहीं प्रयोग करके माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, है ना। Product of the elements of principal diagonal minus product of the elements of secondary diagonal equal to the value of determinant। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस करने पर हमारे सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान प्राप्त होता है। प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। या डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू कैसे निकलता है आपको हमने यहाँ कुछ अलग तरीके से बता दिया। यहाँ कहीं कोई मैट्रिक्स का कोई जरूरत हमारे सामने नहीं आ रहा है ना। मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट के बाद भी पढ़ सकते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट
दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसको पढ़ने के बाद भी इसको पढ़ सकते हैं या इसको पढ़ने के बाद भी मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर पहले मैट्रिक्स नहीं भी पढ़े तो आप पहले डिटर्मिनेंट पढ़ सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में देखते हैं। जब मैट्रिक्स पढ़ के आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा जाता है, और तब स्क्वायर मैट्रिक्स को सजाते हैं और तब स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके फिर मान निकालते हैं। तो हमारा इसी प्रोसेस पर आता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं, डेल्टा इक्वल टू, है ना, सेवन, 3, 5, 4, ये 4 एलिमेंट है और इस 4 एलिमेंट को हम सजा दिए ऐसे और इसको एक डिटर्मिनेंट का मान क्या रूप दे दिए। तो कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। शॉर्टकट में हमने बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट बराबर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो प्रिंसिपल डायगोनल पर कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं, 7 और 4। तो लिखो यहाँ पर 7 × 4। अब माइनस किसको करना है, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट को। तो ये देखो सेकेंडरी डायगोनल ये है ना। तो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस करो, 5 × 3। तो 7 4 जा 28, 7 चौका 28 माइनस 15, 28 माइनस 15, तो क्या बच जाएगा, 13 ही ना बचेगा जी, है। तो इस डिटर्मिनेंट का मान हमारा हो गया 13, वैल्यू आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो इस डिटर्मिनेंट का ये जो हमने लिखा 7, 3, 5, 4, तो ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। ठीक है। तो पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है, पहले रो का पहला एलिमेंट 7 है। पहले रो का दूसरा एलिमेंट 3 है। पहले रो का दूसरे रो का पहला एलिमेंट 5 है। दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट 4 है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि पहले रो का पहला एलिमेंट 7, तो पहले रो का पहला एलिमेंट को हम लिखते हैं A11, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम में आता है। पहले रो का पहला एलिमेंट 7 है तो यह 7 पहले कॉलम में भी आता है। तो यहाँ 2 1 लिखे हैं, 2 1 लिखे हैं, जिसमें पहला 1 जो है यह दर्शाता है कि हम किस रो में हैं, और दूसरा 1 क्या दर्शाता है कि हम किस कॉलम में हैं। तो A11 हो गया। तो A11 का मान क्या हुआ, 7 हुआ। अब आइए, पहला रो है और उसका दूसरा एलिमेंट है 3, लेकिन दूसरा एलिमेंट 3 किस कॉलम में है, वह वो दूसरे कॉलम में चला गया, सेकंड कॉलम में, यानी कि C2 का मेंबर बन गया, है ना। C2 के लाइन में शामिल है, खड़ा है। तो इसको लिखेंगे A12 लिखने का मतलब हमारी उपस्थिति पहले रो लेकिन दूसरे कॉलम का है। मैं सदस्य हूं कहाँ का, पहला रो और दूसरे कॉलम का मैं सदस्य हूं, इसलिए हमको सूचित करने के लिए A12 का प्रयोग किया गया। तो A12 का वैल्यू कितना है, 3 है। अब आइए यहाँ पर हम आते हैं दूसरे रो में, है ना। दूसरे रो में आते हैं तो दूसरा रो कौन है, 5 है, लेकिन कॉलम कौन है, पहला है। दूसरा रो का पहला एलिमेंट 5 है, लेकिन वह 5 पहला कॉलम में है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, A21, चूंकि प्रारंभ हो गया दूसरा रो, ये A21 दर्शाता है कि
हम दूसरे रो में हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति पहले कॉलम के साथ है, तो दूसरा रो को पहले दर्शाया जाता है, किसी भी रो को पहले दर्शाते हैं और उसके कॉलम की स्थिति को उसके बाद के सफिक्स में लिखते हैं। तो A21 की जगह पर क्या है, 5 है। ठीक है। फिर दूसरे रो का दूसरा जो एलिमेंट है वो 4 है, लेकिन यह कॉलम कौन है, दूसरा है। रो भी दूसरा और कॉलम भी दूसरा है। तो यहाँ A22 = 4 है। तो इसको देख करके आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम लोग लिखते हैं 10 भी reach on the conclusion that determinant of second order can also be written as a delta equal to A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22। इस रूप में भी सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं, है ना। in which elements are as Aij, in which elements are as Aij with two suffixes I and J, जहां पर एलिमेंट जो है A11, A12, A21, A22, ये जितने भी एलिमेंट्स हम लिखे हैं, ये सभी एलिमेंट्स जो है Aij के रूप में है और दो सफिक्स है I और J। दो सफिक्स के साथ Aij जो दो सफिक्स दिखाई दे रहा है हमारा आपका, वह A11, A12, A21, A22 इत्यादि को जो दर्शा रहा है, वह जो टू सफिसेस है उसको I और J के रूप में Aij लिख देते हैं। तो वह जो है हमारा दो सफिक्स आगे I और J के रूप में जो दो सफिक्स हमारे सामने आ रहा है, वो दो सफिक्स रो और कॉलम को दर्शाता है। और द एलिमेंट Aij, और द एलिमेंट Aij एक नंबर में suffix I indicates that row, suffix I indicates that row in which the element lie। Aij के रूप में इस एलिमेंट को हमने यहाँ बताया। तो Aij के रूप में जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का सफिक्स I जो है उस रो को इंडिकेट करता है जिस रो में वह एलिमेंट है। उस रो को इंडिकेट करता है जिस रो में वह एलिमेंट है। दूसरा, सफिक्स J indicates that column, suffix J indicates that column
in which the element lie। दूसरा सफिक्स जो जे दिख रहा है हमारा, यह उस कॉलम को इंडिकेट करता है जिस कॉलम में वह एलिमेंट स्थित हो, अवस्थित हो। तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा A11 का मतलब एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A21 का मतलब क्या हुआ? A21 का मतलब हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखो उसी तरीके से A22 का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो आपने देखा कि हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये सभी जो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने लिया और इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके एक एक्सपेंशन हमारे पास आया था। वो एक्सपेंशन था A1 B2 माइनस A2 B1, ये एक्सपेंशन आया था मेरे पास। हमने एक छोटे से साइमल्टेनियस इक्वेशन को लिया था A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y इक्वल टू 0, या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल, है ना। इसी से हमारा निकला था सॉल्व करके कि A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, और इसी एक्सपेंशन को A1 B2 माइनस A2 B1 को हमने इस रूप में सजाया A1 B1 A2 B2, और इस एक्सपेंशन को अगर न्यूमेरिकली हम एनालाइज किए, अगर यहाँ पर एलिमेंट कोई नंबर है तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, और यह जो रिजल्ट देता है, इस रिजल्ट को ही हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कहते हैं। इस सेट को सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी नाम दिया जाता है, जिसमें दो रो और ये दो कॉलम होते हैं। दोनों कॉलम के एलिमेंट अलग अलग हैं। उन अलग अलग एलिमेंट को पहचानने के लिए हमने AIJ का इस्तेमाल किया, जहां I रो को करता है और J कॉलम को इंडिकेट करता है। तो I पहले लिखते हैं, J फिर बाद में लिखते हैं। क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल पहले शुरू हुआ तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको पहला रो कहते हैं। तो पहला रो के लिए जब इंडिकेट करते हैं तो पहला रो के लिए I पहले लिख दिया, और तब फिर J कॉलम का बात आता है। हॉरिजॉन्टली हम लोग स्टार्ट किए तो AIJ में I उस रो को करता है जहाँ वह एलिमेंट है, J उस कॉलम को इंडिकेट करता है जहाँ वह एलिमेंट है। जैसे AIJ के रूप में A11, A12, A21, A22 आया। अब A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम,
A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो धन्यवाद। आज ये इंट्रोडक्शन रहा हमारा डिटर्मिनेंट का, और आप बताएंगे कि आपको इस डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन में कितनी बातों से आप परिचित हुए, कितने बातों को समझे, और फिर कमेंट्स देंगे। और आगे कल 3 वेरिएबल के लिए यानी कि 3 सिस्टम ऑफ 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन पर विचार करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा ये कल बताएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप लॉकडाउन में रहें, आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें, और भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस भयंकर महामारी से सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।